ओके जी। कल थोड़ी सी बात हुई थी आपसे कोर्स के मुतालिक और हमने डिफरेंस देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये कोई पेपर में टेस्टेबल नहीं है, पेपर में पूछ नहीं सकता आपसे वो, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि जो आप पढ़ रहे हैं कम से कम आपको आइडिया हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया गया था। कोई सवाल कल के लेक्चर से मुतालिक, कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल, हमारी अप्रोच से रिलेटेड कोई सवाल, और जो हमने कल डिफरेंस पढ़ा उससे रिलेटेड कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। ओके जी, चलें जी आगे चलते हैं चीज़ों को लेकर। आज से प्रॉपर आगाज़ करते हैं जी चीज़ों का। कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी अपनी इंट्रो के अंदर। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पीआरसी में अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, आपको कुछ याद होगा। ठीक है, बस वही कुछ बातें हैं जो कि हमने रिपीट करनी है, लेकिन अब ज़रा डिटेल से उनको देखेंगे क्योंकि वो आपने एक सॉर्ट ऑफ ट्रेलर देख लिया था। अब ज़रा मुकम्मल पिक्चर अब आपको नज़र आएगी। तो अगर आपको ये बातें पुरानी लगें, आप इससे यूज टू लगें, तो थोड़ा सा ज़रा 2-4 दिन सुकून से गुजार लीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं जी। सबसे पहले है जी ट्रेडिंग बिजनेस, उसके बाद है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा है जी सर्विस बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर। बैठ जाइए। ओके जी, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है जी? तिजारत। ये मतलब है ना, एक जगह से चीज़ें खरीदना और दूसरी जगह पे जाकर सेल कर देना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर चीज़ों की हालत जो है वो नहीं बदलती। आप जिस हालत में चीज़ें खरीदते हैं उसी कंडीशन में आगे जाकर सेल कर देते हैं। ये जितने भी आपके बने हुए हैं, मिसाल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कारफोर नाम सुना हुआ है, अल-फतेह का भी नाम सुना हुआ है, मेट्रो कैश एंड कैरी का भी नाम सुना हुआ है, और आपके मोहल्ले में जो शौकत जनरल स्टोर है उसका भी नाम सुना हुआ है। ये सब लोग क्या करते हैं जी? ये सब लोग चीज़ें एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह पे ले जाकर इनको एज इट इज़ सेम हालत में सेल कर देते हैं। अल-फतेह में जो आपको डिफरेंट ब्रांड्स बने होते हैं वो अल-फतेह की कोई फैक्ट्री नहीं है। अल-फतेह ने वेंडर से ख़रीदा वो माल और आगे जाके इन्होंने अपनी शॉप पर रख दिया, एज इट इज़ हालत में सेल कर रहे हैं। ठीक होगी बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होती है वो ये होती है कि आपकी चीज़ों की हालत या कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होती। चीज़ें एज इट इज़ हालत में आगे जाकर सेल हो जाती हैं। किसी का कोई सवाल? अच्छा, अकाउंटिंग जो आप लोगों ने पढ़ी है ना, वो तकरीबन इसी की पढ़ी है। इसकी तो आपने हल्की सी बात पढ़ी हुई है। मोस्टली जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी इंट्रो के अंदर वो इसी की पढ़ी थी। वो जो आप परचेजेस करते थे और आगे कॉस्ट ऑफ सेल करते थे वो इसी की होती थी। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी है आपके पास। ठीक है, यही वजह है कि उसने इसके बारे में जो कुछ आपसे पूछना था ना वो उसने इंट्रो में पूछ लिया। अब यहां पर ज़रा बात जो है ना कॉस्ट में वो इसी की होगी, इसके बारे में बात नहीं होगी। जितनी इंट्रो में इसकी बात हुई थी ना उतनी ही कॉस्ट में इसकी बात होगी। यानी वहां पर अगर ये 99% था और ये 1% था, कॉस्ट में ये 99% है और ये 1% है, बल्कि 1% भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, ये 0.05% इतना ही है। तो इसके बारे में इतनी बात यहां पर नहीं होगी, इसलिए इस पर इतनी कोई बहस करने की जरूरत भी नहीं है। अब आइए जी मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जी चीजें बनाकर बेचना। उर्दू से प्रॉब्लम तो नहीं ना आप लोगों को? चीजें बनाकर बेचना। इसमें क्या होता है जी, चीजों की हालत बदल जाती है। एसी चलाना है कि बंद करना है? भाई ये जरा एंड वाला चला दे समीर यार, ये बंद करके ना एंड वाला चला दे। अच्छा, वो आपको ठंड लगती है। चले इसकी फिर ना वो ग्रिल ऊपर कर दें, ग्रिल ऊपर कर दें। चीजें बनाकर बेचना, आप क्या करते हैं, एक अदद रॉ मटेरियल लेते हैं, इसकी कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनिश गुड्स में, और फिर आप फिनिश गुड जो है वो आगे सेल कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं जी? होंडा, टोयोटा, एटसेट्रा। और क्या हो सकती है मिसाल?
ये ग्री एसी, ये भी हो सकती है ग्री एसी। और गारमेंट्स, ज़रा अगर कोई नाम वगैरह लिख देंगे ज़रा समझ आ जाएगी सबको। गारमेंट्स क्योंकि कुछ लोग खरीद के एज इट इज़ भी बेच देते हैं। बाटा, हाँ ठीक है, बाटा शूज़। जूते, जूते, अच्छा जूते, जूते बड़े खतरनाक होते हैं, समझ रहे हो ना? ओके, और इसके बाद और क्या एग्जांपल हो सकती है? फर्नीचर, कौन सा है यार, ये कहाँ से आया हुआ है? इंटरवुड से आया हुआ है, चले जहाँ से भी आया हुआ है, इंटरवुड फर्नीचर एटसेट्रा। तो इन तमाम लोगों ने क्या किया हुआ जी? इन तमाम लोगों ने कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लिया होगा, उसकी कोई ना कोई प्रोसेसिंग की होगी, और प्रोसेस करने के बाद उसकी एक फिनिश गुड्स बनाई होगी। होंडा ने गाड़ी के भी बनते देखी आप लोगों ने? नेशनल ज्योग्राफिक पे नहीं देखी कभी? तो बस देखी, तो वही तो मैंने कौन सी देखी है, वही भी देखी है। तो क्या होता है जी, बेसिकली CRC कॉइल्स होते हैं, वो शीट्स जिसको बोलते हैं, उनसे वो गाड़ी की पूरी जो शेप होती है वो स्टील की, वो फ्रेम बनाया जाता है उसका। उसके बाद उसके अंदर वायर्स वगैरह जो है वो लगाई जाती हैं, फिर उसके अंदर जो है इंजन फिट किया जाता है, फिर उसके अंदर सीट्स फिट की जाती हैं, उसके अंदर डैशबोर्ड फिट किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो जो चीज़ एक रॉ मटेरियल की हालत में होती है, आपकी फिनिश गुड वैसी हालत में नहीं होती। तो एक प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने फिनिश गुड्स तक पहुंच जाते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने यहां से चीज़ों की कॉस्ट को उठाना है और यहां तक पहुंचाते हुए देख लेना है कि कौन कौन सी कॉस्ट रास्ते में लगती है, और वो तमाम कॉस्ट जो फिनिश गुड्स की होगी वही हमने कैलकुलेट करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर। कहने को तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ये काम करने में हमें 4 महीने लग जाएंगे, और इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, डिफरेंट इश्यूज आएंगे, बड़ा कुछ होगा जो हम देखेंगे। फिलहाल इतनी बात है कि हमारा जो इस सब्जेक्ट के अंदर फोकस है वो ऑलमोस्ट 100% इसी के ऊपर होगा, और हमारा जो मेन काम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो क्या होगा, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने पे जितनी भी कॉस्ट लगती है वो सारी की सारी हमने कैलकुलेट करनी सीखनी है। क्लियर होगी बात? किसी का कोई सवाल? सर्विस अभी करने लगे हैं, इसके बारे में भी एक चैप्टर है, लेकिन वो चैप्टर का एक बहुत मुख्तसर सा हिस्सा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। कोई सवाल इधर तक? नो क्वेश्चन? चलें जी, लास्ट है जी सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस बेसिकली कहते हैं खिदमात को। ये नजर नहीं आती। मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं, खादम आला, लेकिन आपको ये खिदमात कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता वो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जा रही है और वो देखो वो जा रही है, ऐसा नहीं होता। सर्विस बिजनेस के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज होती है जी वक्त, और दूसरी चीज होती है स्किल। सर्विस के लिए ये दोनों चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहां पे खड़ा होके आप लोगों को वक्त दे रहा हूं, लेकिन मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आती, तो फिर मैं सर्विस भी नहीं दे सकता। ठीक है, या फिर मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग आती है लेकिन मैं क्लास में ही नहीं आ रहा, तो फिर भी सर्विस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है सर्विस के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, वक्त का होना भी बहुत जरूरी है और स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो ही सर्विस बिजनेस हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ये खसूसियत है इस बिजनेस की कि ये सर्विस बिजनेस इंटेंजिबल होती हैं जी, सर्विसेज कहीं नज़र नहीं आती, ये बात आपके साथ हो चुकी है। इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल है वो है ऑडिट फर्म्स। इंशाल्लाह आप लोग जब CA इंटर कर लेंगे और आप लोगों के आर्टिकल शुरू होंगे, आप किसी ना किसी फर्म में जाएंगे, तो फर्म में जाके आप लोग क्या करेंगे, आप लोग दूसरी कंपनीज का ऑडिट करेंगे। वो ऑडिट क्या होगा, ज़ाहिर बात है आप जाएंगे और उस कंपनी के सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे और देखेंगे कि एज़ पर लॉज, एज़ पर रेगुलेशंस बनी हुई हैं, और ये करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, आप उनको एक रिपोर्ट दे देंगे कि सब अच्छा है। आपने उनको एक सर्विस दी, सर्विस कहीं नज़र आ रही है, कहीं पड़ी हुई नज़र आ रही है? गाड़ी तो नज़र आती है, वो भी नज़र आती है। किधर किया सर आपने ऑडिट? सर ये रिपोर्ट दे तो दिए, तो रिपोर्ट है, ऑडिट किधर किया? तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो क्या है, वो ऑडिट फर्म्स है। इसके अलावा क्या हो सकता है जी? हॉस्पिटल्स, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर सर्विसेज देते हैं जी। कॉलेज भी हो सकता है ना? नहीं, कॉलेज तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। नहीं, देखें आप लोग अभी रॉ मटेरियल है, आपको क्वालिफाइड बनाना है, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा? बनना चाहिए कि नहीं? वैसे कॉलेज इधर ही आएगा, क्रिसेंट कॉलेज, ठीक है, एटसेट्रा। बात समझ आ गई?
तो ये 3 तरह के बिजनेसेस हैं जी जो कि हमें जिंदगी में नजर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमारी किताब कोर्स भरा हुआ है। सर्विस बिजनेस का एक चैप्टर है जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक हिस्सा है सर्विस कॉस्टिंग का, जिसपे हमने एक दिन क्या आधा दिन लगाना है और एक आधा सवाल करना है। सर्विस बिजनेस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम इंशाल्लाह उस चैप्टर में जाकर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो सर्विस बिजनेस का बस इतना ही हमारे कोर्स में है। सबसे मुश्किल काम ना कॉस्ट निकालना मैन्युफैक्चरिंग का ही होता है। ट्रेडिंग में कोई मुश्किल काम नहीं होता, सर्विस में भी इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसका सवाल अगर आए ना तो बड़ा मुश्किल भी बन सकता है। भला कैसे? डरे उस दिन से जिस दिन आपको वो कहेगा कि एयरलाइन टिकट की ना कॉस्ट बता दो कितनी होगी। अब आप खुद सोचें कि वो सवाल कैसा बना सकता है। और ऐसे सवाल बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं जिसमें वो हमें बता देता है कि जी जहाज़ इतना ट्रैवल करना है उसने, जहाज़ के अंदर ये खाना पीना होगा, ये लोगों की सैलरीज होंगी, जहाज़ इतना फ्यूल कंज्यूम करेगा, जहाज़ 1 लीटर में इतने किलोमीटर चलता है, जाते हुए हवा की स्पीड ये होगी तो इतना करेगा, वापस आएगा तो हवा की स्पीड इतनी है इतना करेगा। ये तमाम चीज़ें सवाल के अंदर मौजूद हैं और आपको क्या करना है, आपको उसकी टिकट की प्राइस निकालनी है कि एक पर्सन की प्राइस क्या होगी। तो ये तमाम फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। या फिर इस तरह के भी सवाल मौजूद हैं कि एक होटल है उसमें आपने रूम रेंट निकालना है। ठीक है, तो वो भी सारा कुछ इसी तरीके से है कि जो जो कॉस्ट लग रही है वहां से आपने ये काम करना है। तो इसके सवालात मौजूद हैं, मुश्किल भी बन सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी टैकल हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लियर होगी बात? तो मेजर हमारा जो कोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग पे घूमेगा, टाइम भी उसी पे लगाएंगे, और चूंकि मुश्किल वो है तो आईकैप को पसंद भी वो है। आईकैप का आसान चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक होगी बात? तो वो मैन्युफैक्चरिंग का ही सवाल आपसे पूछेगा। यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? यहां तक नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। रजिस्टर रखा हुआ ना कॉस्ट का लदा? हाँ, बस लदा से बना के ना ये उस पर नोट्स बनाते जाए। थ्योरी कहीं से भी आ सकती है। इस दफ़ा भी गालिबन 8 नंबर की थ्योरी आई है। ओके, अगर 8 नंबर नहीं तैयार होंगे तो फिर 92 में से आएंगे ना, 46 आ जाएंगे, फिर मसला हो जाएगा। 50 आते हैं ना, 50%। पीआरसी का रिजल्ट फ़ोन पे आता है, मोबाइल पे आता है, मैसेज आता है। ठीक हो गया नोट, चलें आगे। हटा दो, ये हटा दो। जब भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात होगी तो 2 चीज़ें होती हैं जी इसके अंदर।
एक होती है जी हेड ऑफिस और एक होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है भाई? प्रोडक्शन होती है जी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है और फैक्ट्री के अंदर चीजें बनती हैं। और हेड ऑफिस में क्या होता है? मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन और यहां पे कॉस्ट तो दोनों जगह पे लगती होगी ना, यहां पर भी लगती होगी और वहां पे भी लगती होगी। ओके, अब जाहिर बात है हेड ऑफिस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, डिसीजन ज़रूर हो रहे हैं, प्लानिंग ज़रूर हो रही है कि कितनी चीज़ें बनानी है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, इनको बेचना कैसे है, मार्केटिंग कहाँ कहाँ करनी है, एड्स कहाँ कहाँ चलाने हैं, किस किस जगह पे जाके हमें एड्स लगाने पड़ेंगे, कितनी कॉस्ट होगी, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनकी सैलरीज, ये तमाम चीज़ें हेड ऑफिस में ज़रूर हो रही होंगी। फैक्ट्री के अंदर ज़रा और तरह की कॉस्ट होंगी। 2 मिनट के लिए अब मुझे मिसाल वही आपको बतानी पड़ेगी जो आपने देखी है, जब तक पिक्चर नहीं बनेगी बात समझ नहीं आएगी। मैकडोनल्ड्स की मिसाल मैं नॉर्मली अपने इस सब्जेक्ट के अंदर जो है ना वही दूंगा, क्योंकि आपको वो चीज़ आपने देखी हुई है, सब मैकडोनल्ड्स गए हैं, सबको किचन भी नज़र आता है वहाँ पे और बाकी चीज़ भी नज़र आती है। अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूं, इसके अंदर एक पोर्शन किचन का बना होता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। ओके, अगर मैं इस किचन को 2 मिनट के लिए मान लूं कि ये फैक्ट्री है और बाकी का जितना एरिया है वो हेड ऑफिस है, क्योंकि वहां पे सेल हो रही होती है, सेल हो रही होती है ना, किचन के बाहर काउंटर होता है और काउंटर से सेल हो रही है, तो इसको हम हेड ऑफिस मान लेते हैं, इसको हम फैक्ट्री मान लेते हैं। बात समझ आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि जितनी भी कॉस्ट इस किचन के अंदर लग रही होगी वो किन किन चीज़ों की होगी? वो मटेरियल की होगी, रॉ मटेरियल सारा इधर आ रहा होगा, लेबर सारी इधर होगी, इसके अलावा ओवरहेड्स तो वैसे पूरी बिल्डिंग के होंगे, रेंट तो पूरी बिल्डिंग का होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह एक चैप्टर में सीखेंगे कि अगर रेंट पूरी बिल्डिंग का हो तो हमने उसको इतने हिस्से पे कैसे एलोकेट करना है। ये ओवरहेड्स का चैप्टर है, वहां पे हम ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो इतने हिस्से का रेंट भी निकल आएगा, इतने हिस्से की इंश्योरेंस भी निकल आएगी, इतने हिस्से का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी निकल आएगा, तो सारा कुछ इतने हिस्से का हमारे पास निकल आएगा, हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो भाईजान याद रखिएगा, जो भी कॉस्ट हमारी फैक्ट्री पर लग रही होगी इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि अगर ये कॉस्ट नहीं लगेगी तो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, मटेरियल नहीं आएगा, बर्गर नहीं बनेगा, लेबर नहीं होगी, बर्गर नहीं बनेगा, इतने एरिया का रेंट पे नहीं करेंगे, बर्गर नहीं बनेगा, इतने एरिया का बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल नहीं पे करेंगे, बर्गर नहीं बनेगा। बात समझ आती है? इतने एरिया पे दरवाजे पे एक गार्ड नहीं बिठाएंगे, बर्गर नहीं बनेगा, लोग अंदर घुस जाएंगे। थोड़ी सी अजम्पशन इस तरह की लेनी पड़ती है। ओके, इतने एरिया में सुपरवाइजर नहीं बिठाएंगे तो बर्गर नहीं बनेगा। ठीक होगी बात? तो जो जो कॉस्ट हमारी फैक्ट्री में लगती है वो सारी की सारी क्या कहलाई जाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और आसान बात आपने जहन में रखनी है कि फैक्ट्री की जो भी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है, चाहे वो स्वीपर की है, चाहे वो गार्ड की है, चाहे वो जो बंदा खुद से बना रहा है लेबर उसकी है, वो सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट में जाके क्लासिफाई होगी। क्लियर होगी बात? ओके। और जो कॉस्ट हमारी हेड ऑफिस में लगती है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है भाई? अब जो बाहर वेटर फिर रहा है उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक है? वो अगर छुट्टी भी कर लेगा इस एरिया में, जो आपको वो केचप ला के दे देता है, आपको वैसे ट्रे ला के दे देता है, वो अगर छुट्टी पे भी होगा तो बर्गर बनने नहीं रुकेंगे, वो बनते रहेंगे। अगर जो बाहर मेन गेट पे पार्किंग वाले भाई साहब हैं वो छुट्टी भी कर लेंगे ना तो अंदर बर्गर को कोई मसला नहीं है, वो फिर भी बनता रहेगा, प्रोडक्शन आपकी फिर भी होती रहेगी। जो बाहर मेन पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है जो आपके लिए दरवाजा खोलता है, वो छुट्टी भी कर लेगा ना तो बर्गर फिर भी बनते रहेंगे। ठीक होगी बात? तो आसानी के लिए हम बस इतनी बात करते हैं कि जो बंदा भी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जो बंदा भी हेड ऑफिस में काम कर रहा है या जितनी भी कॉस्ट हेड ऑफिस की हो रही है वो सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्लियर होगी बात? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं? सब अच्छा है यहां तक? ठीक है, नोट करें पर आगे चलते हैं।
परेशानी है, पक्की बात है, परेशान लग रहे हो यार। मुल्क की हालात से तो नहीं परेशान? यस सर। आप परेशान हैं क्यों मेरा भाई, क्या टेंशन है, क्या परेशानी है? मुल्क की हालात, क्या हुआ मुल्क की हालात को? ठीक नहीं है तो ठीक कब थे? हमेशा से ऐसे ही थे। ये टेंशन है ठीक ना हो जाए, तो ठीक हो गया तो क्या होगा? हिस्ट्री पढ़ते हैं आप क्या? नहीं, नहीं पढ़ी। डिफॉल्ट कर गए हम क्या? नहीं, पाकिस्तान नहीं किए, कब करेंगे? जब कहेंगे ये लोग तब। इनके कहने से नहीं करेंगे, फिर कैसे करेंगे? टेक्निकली तो डिफॉल्ट कर चुके हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं, अभी बातें शुरू की हैं। ओके दोस्त, टेक्निकली तो शायद हम 1980 के डिफॉल्ट हो चुके हैं, अगर टेक्निकली बात करें। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं हम? बस जंगों में साथ देते रहो, पैसे आते रहेंगे। यही होता रहा ना, पहले वो अफगान वॉर चलती रही, बीच में 90s की दहाई थोड़ी मुश्किल गुजरी, उसके बाद 2001 में फिर नया कटा खुल गया, 20 साल उसका साथ दिया तो वो पैसे मिलता है। बस वही कह रहा हूँ, वही 79, तो वहाँ से पैसे मिलते रहे। तो अफेक्टिवली तो शायद हमने कोई अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट ही नहीं ना की। कोई अगर आज हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम होती, कोई टूरिज्म बनाया होता, कोई इंडस्ट्री बनाई होती, कोई एक सेक्टर पकड़ा होता कि चलो टेक्सटाइल सेक्टर उठा लेते हैं, कोई भी कोल सेक्टर उठा लेते हैं, एग्रीकल्चर उठा लेते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं उठाया। हम तो बस वो पैसे लेके तो बस खर्चे ही करते रहे, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं की, जिसकी वजह से ना आज ये दिन हमें देखना पड़ा। और आपको ये भी मैं बात बता दूं कि अगर ठीक है इलेक्शन हो जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए, तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि हम पिछले वालों को ना बड़ा कुछ कहते हैं कि जी उनकी वजह से ये हुआ है, तो उनकी वजह से ये हुआ है, तो अगले 5 साल हम ऐसे ही गुजार देंगे। आपकी जिस क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना ये सारे कुछ बिजनेसेस वगैरह, इस वक्त जिस हालात पे हम पहुँच चुके हैं ना, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप के जो इम्पोर्ट पे कंटेनर्स खड़े हुए हैं पोर्ट पे, आप वो क्लियर करा लें। कम से कम उनको क्लियर कराने के लिए आपको 5-5.5 अरब डॉलर चाहिए, और आपके पास गालिबन 3.4 है इस वक्त। इस 3.4 में से भी 3 ऐसे हैं जो कि सऊदीया वगैरह ने डिपॉजिट कराए हुए हैं, जो कि आप खर्च नहीं सकते। तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ 40 करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं जो कि आप खर्च सकते हैं, लेकिन वो आप खर्चते ही नहीं हैं। एक चीज़ ज़ाहिर बात है, कैसे खर्चेंगे आप? तो ये हालात हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि जी आपने अपनी इंडस्ट्री को उठाना है, तो इंडस्ट्री को आप कैसे उठाएंगे? उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है इस तरह का उनको पैकेज देना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट बनाए वो मार्केट में सस्ती हो, पूरी दुनिया में सस्ती हो। अब प्रॉब्लम क्या है जी? बिजली महंगी है। अब बिजली को सस्ती कैसे करें? सस्ती ऐसे करें कि जी हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ते हैं, पैसे हैं नहीं। तो ये एक अजीब सा एक सर्कल बना हुआ है जो कि ये पूरा नहीं हो सकता। तो इंडस्ट्री के थ्रू अगर आप सर्वाइवल करेंगे ना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसका आसान तरीका जो इस वक्त इनके पास ऑप्शन है ना, वो यही है कि आप अपना टूरिज्म चला दें। टूरिज्म में कुछ इस तरीके से करें कि आपको पैसे डॉलर में मिलें, जैसे आपको ये करतारपुर में मिलते हैं ना। इन्होंने फीस लगाई हुई है कि जो भी इंडियन आएगा वो गालिबन 20 या 30 डॉलर है वो जमा कराएगा, वो इनको डॉलर में पैसे आते हैं। बेशक बड़ी थोड़ी अमाउंट है, लेकिन बहरहाल डॉलर में आते हैं। तो इनको कुछ इस तरह की स्कीम लगानी पड़ेगी कि टूरिज्म के लिए जो शख्स भी पाकिस्तान आए वो यहाँ पेमेंट डॉलर्स में करे। इनके पास वाहिद हल यही है। सर वहाँ से भी तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। कैसे कर सकते हैं? इसके साथ सी वगैरह नहीं है जिनके पास, जैसे बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है, बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है, ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो भी एक ऑप्शन है। आपकी बात दुरुस्त है। ये जो सी पैक बन रहा था शायद इसीलिए बन रहा था कि चाइना जो है उसको एक बड़ा लंबा रूट पड़ता है वहाँ से यहाँ पे, तो शायद इसलिए किया था। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ भी है आपके सामने। किसका? जो लोगों ने डिपॉजिट किया हमारे हुक्मरान कह लिए हमारा जो एक रिसर्च में पढ़ रहा था, बल्कि रिसर्च नहीं कहना चाहिए, एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, जो इस वक्त आपके फॉरेक्स एक्सचेंज के हेड है ना पाकिस्तान में, जो देखते हैं उसके चेयरमैन है, सॉरी, वो कह रहे थे कि इस वक्त कम से कम 10 अरब डॉलर जो है ना वो लोगों ने कैश अपने घरों में रखा हुआ है। और ये बात हो सकती है, शायद इससे ज़्यादा ही हो। ठीक है, 10 अरब डॉलर इस वक्त लोगों के घरों में कैश मौजूद है, और ये बात 100% उन्होंने दुरुस्त कही है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तुर्की में जब ऐसा मामला हुआ था ना, तुर्की की करेंसी है लीरा,
वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरी थी। तो और प्रॉब्लम उसकी भी यही थी कि डॉलर्स उनके पास नहीं थे, तो लोगों ने अपने घरों से डॉलर्स निकाल कर तो गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दिए थे। इंतज़ार है हमें भी उस दिन का कि कब हम लोग जो है वो घर से डॉलर निकालेंगे और गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर देंगे ताकि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर हों। और याद रखिएगा, हमें डिफ़ॉल्ट रिस्क से बचने के लिए, अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए यही कोई 10-12 अरब डॉलर ही चाहिए। और इस वक्त जो IMF के साथ बहस हो रही है वो सिर्फ हो रही है 1.1 बिलियन डॉलर के लिए। वो पैसा आएगा और पैसा आके 6 अरब डॉलर तो आपका पोर्ट पे खड़ा हुआ है भाई, जो आपने पे करके तो क्लियर करना है। तो उसमें से तो आई थिंक 20% क्लियर होगा, तो बात फिर वहीं आ जाएगी। अब उस 1.1 अरब डॉलर के लिए सेल्स टैक्स देखें कहाँ का कहाँ चला गया। 18% बढ़ा दिया, कुछ चीज़ों पे 25% भी हो चुका हुआ है। महंगाई आप देख लें कहाँ से कहाँ चली गई, सब कुछ आपके सामने है, कुछ चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो सिर्फ उस 1.1 अरब डॉलर के लिए हमने ये किया। और इस वक्त हालात ये हैं कि आपके जितने भी मुल्क हैं ना, जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे, जितने कहोगे मिलेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स लेकर आओ। ये कोई तरीका नहीं है पैसे लिए, खर्च किए और मांग लिए। वो कहते हैं रिफॉर्म्स लेकर आओ, हमें बताओ ये पैसा खर्चोगे किधर, इन्वेस्टमेंट करोगे या वैसे ही बस उड़ा दोगे। तो अब वहाँ पे मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो इकोनॉमिक प्लान है ही कोई नहीं। हमें पता ही नहीं है कि वो पैसा आएगा तो हमने खर्चना किधर है। हमें तो बस ये पता है कि जी हमने बस पेमेंट्स कर देनी है उससे, ये नहीं पता कि उससे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस तरह के प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा है। और आपका मुल्क जो है ना वो एक इकोनॉमिस्ट चला सकता है। आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। अकाउंटेंट तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, वो तो जब सब कुछ हो जाता है ना फिर आ जाता है, सर ये हो गया है, वो तो हमें भी नज़र आ रहा है ये हो गया। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के, सिंसेयर किस्म के। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो कौन है? आगे चलें जी, यहाँ तक सब अच्छा है। नाम नहीं लेते यार, नाम ना लिया करें से, बस ठीक है। सुबह भी यार, मैं गरीब आदमी हूँ, शरीफ सा इंसान हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ऐसे ही आप मुझे उठवाएंगे, ऐसे अच्छी बात तो नहीं ना। यहाँ तक सब ठीक है जी। जी जी मेरी एज है, अच्छी एज है मेरी, छोटी एज नहीं है। आप लोगों की क्या एज है? 22-25 साल के होंगे आप लोग। चांद 18 यार, मेरे से तो 2 साल ही छोटा है बस, ऐसा नहीं हो सकता। 18 साल, सब 18 की हैं? नो सर, 19। चलें, ओवरऑल तो 18 की बैठे हुए ना यहाँ पे। कभी आपने सोचा है कि आप अभी 18 साल के हैं, आप 19 साल के होंगे तो आपका सी इंटर हो जाएगा, ऐसे ही है ना? 1 साल में हो जाएगा ना। अभी 4 ये देंगे, 4 अगले देंगे, सी इंटर हो गया। नहीं, अच्छा चलें, नहीं अच्छा नहीं 19.5 कर लें। 3 अभी फिर 2, यूं कर लें 19.5 में आपका क्या हो जाएगा? सी इंटर हो जाएगा। उसके बाद आप इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे फॉर्म, वहां पे आप करेंगे 3.5 साल के आर्टिकल्स। तो कितने हो गए जी? 23 हो गए ना? कभी आपने सोचा 23 साल में आप क्वालिफाइड होंगे? अच्छा, खामोश होकर ऐसे देख रहे हैं, सर वजूल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? अभी आप देखें 2023 में मौजूद हैं, इंशाल्लाह सितंबर 23 में आपका ये वाले पेपर पास हो जाएंगे, फिर आपके मार्च 24 में उससे अगले पेपर पास हो जाएंगे, और सितंबर 24 में आपके आप पूरा सी एंटर हो जाएगा, आप आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। कैसे ही है? ओके, यहां से आगे 3.5 साल गिने चले, मान लें सितंबर अक्टूबर में आपके जो है वो आर्टिकल शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर 24, अक्टूबर 25 1 साल, 26 2 साल, 27 3 साल, और 3.5 पूरे करने हैं तो मार्च 28। सर मार्च 28 में इंशाल्लाह आप सीए क्वालिफाइड होंगे नहीं? और इंशाल्लाह अप्रैल 28 में आपका होगा कॉन्वोकेशन। पता ना सीए का कॉन्वोकेशन भी होता है, और उसमें आपको सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जाएगा और आपका नाम लिखा जाएगा शौकत ACA, शौकत ACA। तो सर अप्रैल 28 तक की गेम है बस, ऐसे ही है। हाँ बस इतनी सी बात है, ऐसे ही आप लोगों ने टेंशन डाली हुई है। ओके, तो अप्रैल 28 में इंशाल्लाह आप सब लोग क्वालिफाइड हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ये शर्त है, अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते तो फिर तो ये अप्रैल 38 भी जा सकती है बात, और ऐसी मिसालें बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है जी, यहां तक सब अच्छा है। चलें आगे। इस पे हम बस थोड़ी सी बात ना बाद में जाके कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है।
वजह क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है और प्रोडक्शन कॉस्ट लगती ही यहां पर है, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट फैक्ट्री है और हमारा इस कोर्स, पूरे कोर्स के अंदर रुझान मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर फैक्ट्री की तरफ ही रहेगा। ठीक होगी बात। 3 तरह की कॉस्ट हमारी यहां पर लगती हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक करेंगे। एक कॉस्ट हमारी लगती है जी मटेरियल की, एक कॉस्ट लगती है जी लेबर की, और एक कॉस्ट लगती है हमारी ओवरहेड्स की। जी पढ़ा हुआ ना सारा कुछ है, बस ठीक है, दोबारा से एक दफा सुन लें। क्या होता है मटेरियल, फिर बताएं क्या पता पढ़ा हुआ तो जे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, और जी जो भी आपने फिनिश गुड्स बनानी है, उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है वो सारे का सारा मटेरियल के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें फर्दर बाइफरकेट हम करते हैं इसको डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों से सवाल किया जा सकता है क्या होता है जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? सबसे पहले ये बताएं, जो प्रोडक्ट के अंदर चीज लगी होती है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, जो हेल्प करती है किसमें? प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब चीज प्रोडक्ट के साथ दिखती नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। अच्छा, और जिसकी आसानी से कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। ये आसानी और मुश्किल ये कौन डिफाइन करेगा? ये आसानी और मुश्किल कौन डिफाइन? जी भाईजान। फिनिश गुड में हाफ से ज़्यादा जिस चीज़ की कीमत है वो जो है डायरेक्ट मटेरियल होगा, और इनडायरेक्ट वो होगा जिसकी हाफ से मिनिमम होगा। नहीं, हाफ क्या? हाफ कॉस्ट मतलब हाफ कॉस्ट से फिनिश गुड्स की अच्छा, फिनिश गुड जो है वो 100 रुपए की है। अब 4 से ज़्यादा होनी चाहिए डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, और बाकी है जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर है जी 500 रुपए का, इसमें चिकन लगता है जी 100 रुपए का, इसमें बन लगता है जी 200 रुपए का, इसमें सॉस लगती है 50 रुपए की, बाकी लवाजमात कितने बनते हैं जी 150 के। 500 बन गया पूरा। इसमें से तो कोई हाफ से ज़्यादा नहीं है, सारे इनडायरेक्ट हैं। मतलब जैसे हम चेयर बनाते हैं, चेयर में हाँ। लकड़ी की चेयर बनती है, उसमें लकड़ी जो होगी वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, उसमें जो स्क्रूज वगैरह या कुछ ग्लू वगैरह कुछ ऐसी चीजें। अच्छा, ये 50% वाला स्टैंडर्ड हमारा फिक्स है क्या? नहीं, उसको भूल जाऊं तो यानी सारे कॉन्सेप्ट हमारे तितर बितर हो गए। ओके जी, और इसके अलावा सर वो मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और ठीक है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल आप लोगों ने सही बताया। अब बस ये 50% वाली बात ना कुछ मेरे ऊपर से गुजर गई थी, बाकी बातें आप सबने सही बताई हैं। देखिए डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि आपके प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट बनता है और आप फिनिश गुड्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ लगी हुई है। मिसाल के तौर पे अगेन बर्गर की बात करें, आपको उसके अंदर बन नज़र आता है, आपको उसके अंदर चिकन भी नज़र आता है, आपको उसके अंदर सॉसेस भी नज़र आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल हैं, क्योंकि ये फिनिश गुड्स देख के आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फिनिश गुड्स का हिस्सा है। ठीक होगी बात। इसी तरीके से आपके सामने जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही हैं। लकड़ी नज़र आ रही है, इवन आपको नेल्स नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपको इसके साथ साथ नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये डायरेक्ट मटेरियल। समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? इनडायरेक्ट मटेरियल पे आइए। इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो कि प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल तो होता है, लेकिन फिनिश गुड्स के साथ आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मिसाल दूंगा, लेट्स अज्यूम जो चिकन इस बर्गर के अंदर है वो फ्राई हुआ है ना, ऑयल में फ्राई हुआ है। आपको कहीं बर्गर के अंदर ऑयल नज़र आ रहा है? आपको तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहरहाल वो मटेरियल इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, तो इट मीन्स के वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरीके से
आपने अक्सर देखा होगा कि किचन के अंदर लोगों ने ग्लव्स पहने होते हैं, सर पे कैप पहनी होती है और वो बर्गर बना रहे होते हैं। क्या कभी आपके बर्गर में से ग्लव या कैप निकली है? आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आप बर्गर को देख के ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे ये कितने ग्लव्स और कितनी कैप्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन बहरहाल वो मटेरियल तो है, वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो भी तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपकी फिनिश गुड्स है, जो चीज़ें आप फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो सारी की सारी डायरेक्ट है, और जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है लेकिन कंज्यूम हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट मटेरियल है। जैसे इसके अंदर ग्लू लगी हुई है, ग्लू लगी है, इस्तेमाल हुई है, पर आपको नजर कहीं नहीं आ रही, तो इट मीन इट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या आपको ये बात समझ आ गई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में किसी का कोई सवाल? पैकेजिंग कॉस्ट भी होगी। हाँ, पैकेजिंग कॉस्ट वो भी आपको नजर आती है। वो जिस रैपर में आपको बर्गर देते हैं वो आपको नजर तो आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल। यस, डायरेक्ट मटेरियल। ओके, और कोई सवाल? बंदे ने पहले पढ़ा हो ना तो बड़ी टेंशन होती है दोबारा पढ़ाते हुए। जी हाँ जी, सवाल था किसी को? इस बेस पे डिसाइड करेंगे जो चीज नजर आ रही यस, इंटीग्रल पार्ट है, नजर आ रही है, बस सिंपल। क्योंकि इसके बाद मुझे जब आपको ओवरहेड्स में लेके जाना है ना, तो वहां पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल सीधा हो जाएगा। पहले 25-30 लेक्चर ना थोड़ा सा आप ना शायद डावाडोल रहेंगे, लेकिन साबित कदम रहिएगा, कोई मसला नहीं। 30 जैसे ही ओवरहेड्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, सारी एक जिसे कहते हैं ना रिफाइन किस्म की पिक्चर आपके दिमागों में बन जाएगी। तो पहले 25-30 लेक्चर ना जरा हौसले से बैठिएगा। कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है, सवाल जरूर पूछिएगा, जितने मर्जी पूछिएगा, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है ना, कोई पिक्चर सही क्लियर नहीं बन पाती, वो आपकी ओवरहेड्स के चैप्टर के बाद बन जाएगी। ओके जी। जो पावर कंज्यूम हुई है वो इनडायरेक्टली पावर तो ओवरहेड्स में आएगा ना, वो हम ओवरहेड्स में लेके आएंगे। ये मटेरियल की बात हो रही है। इनडायरेक्ट होना जरूरी है। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? जी जी, सॉरी इनडायरेक्ट जो है वो भाई, आपके प्रोसेस में हो सकता है कोई इंडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है किसी प्रोसेस में इंडायरेक्ट हो ही ना। ओके जी, और ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। लेबर, ये भी इसी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं जी, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। जी, जैसे कि कोई शख्स अगर खाना बनाया तो वो डायरेक्ट होगा उसका, और जो खाना खा रहा है वो इनडायरेक्ट होगा जी। सर लेकिन वो जो ऊपर उसका सुपरवाइजर होगा। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने। जो शख्स खुद इन्वॉल्व है चीज़ें बनाने में वो डायरेक्ट लेबर है, और जो शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। अच्छा, आपको थोड़ी सी एक मैं आइडिया और दे देता हूँ। नॉर्मली जो डायरेक्ट लेबर होती है ना, इसको जो पे किया जाता है ना, वो इसकी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पे किया जाता है। मिसाल के तौर पे हो सकता है शेफ्स को ये कहा जाए कि हम आपको हर बर्गर बनाने पे इतने पैसे देंगे, ठीक होगी बात। इसका मतलब यह है कि इसकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल में मैंने आपको यह बताया था कि इसकी डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर की क्या होगी डेफिनेशन कि इसकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तुमने एक बर्गर बनाया, ये लो 100 रुपए, तुमने 2 बनाए 100 + 100 200 तुम्हारे, तुमने 3 बनाए थे 300 तुम्हारे, तुमने 4 बनाए थे 400 तुम्हारे। तो इसका मतलब है कि इस शख्स की कॉस्ट को फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसीलिए ये डायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर, अब सुपरवाइजर को आप बर्गर बनाने पे तो पैसे नहीं दे रहे, आप तो उसको सुपरवाइज करने पे पैसे दे रहे हैं, और आप उसको कितने पैसे दे रहे होंगे? मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया महीना आप उसे पैसे दे रहे होंगे। अब बर्गर 50 बने, 50,000 बने, 50 करोड़ बने, उसको तो लाख रुपया महीना ही मिलना है। तो इसका मतलब है कि जब एक बर्गर बनेगा और मैं आपसे पूछूं कि शेफ के कितने पैसे हैं, आप बता देंगे सर 100 रुपए है, लेकिन सुपरवाइजर के कितने पैसे हैं ये कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते आप, फिलहाल नहीं बता सकते, सीखेंगे कैसे बताना है, फिलहाल आप नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है कि इस शख्स की कॉस्ट को अब आप फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इनडायरेक्ट लेबर। क्या बात समझ आ गई? तो हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि जिस शख्स की कॉस्ट को फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो डायरेक्ट लेबर है, और जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता वो क्या है? वो इनडायरेक्ट लेबर है। क्लियर होगी बात? सब अच्छा है?
अगर इन्वॉल्व हो प्रोडक्शन में लेकिन उसकी एक यूनिट के साथ ना की जा सके, हाँ, फिर भी हम उसे इनडायरेक्ट में ही ले जाते हैं। इसकी बात ना अभी वेरिएबल और फिक्स में आपको मजीद क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। जब हम वेरिएबल और फिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपके इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब मिल जाएगा आपको कि अगर एक शख्स इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में लेकिन उसको पैसे यूनिट वाइज नहीं मिल रहे बल्कि लमसम मिल रहे हैं, इसकी बात भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और लेबर के चैप्टर में तो बहुत ही डिटेल से हो जाएगी। इसके बाद हमने पहला चैप्टर जो शुरू करना है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसके बाद हमने वैल्यूएशन करना है, तीसरा चैप्टर लेबर का है जो कि हमने करना है। ओके, इसलिए मैंने कहा था 30-35 लेक्चर ना जरा थोड़ा हौसले से बैठिएगा जी। इसमें ये भी तो हो सकता है उसको बर्गर जो बनाने वाला है उसको मंथली पे के तौर पे जी, यही सवाल इन्होंने भी किया था। इन्होंने भी यही कहा था कि अगर एक शख्स एक बर्गर बना रहा है लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो लमसम उसको मिल रही है, तो इस पर मैंने इनको यही बताया कि जब हम फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इसके पे हमने क्या करना होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? समीर 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में किसी का कोई सवाल? ओवरहेड्स। हाँ जी, क्या होते हैं जी? पहले बताएं ओवरहेड्स क्या होते हैं। एक्सपेंसेस। क्या मटेरियल खरीदना एक्सपेंस नहीं है? मटेरियल और लेबर के अलावा जो जी बिल्कुल, भाई ने बैलेंसिंग फिगर बता दी। जो चीज़ मटेरियल और लेबर नहीं होगी वो ओवरहेड्स होगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो चीज़ मटेरियल और लेबर नहीं होगी वो ओवरहेड्स होगी। ठीक होगी बात? अगला सवाल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताएं। सर जो तो प्रोडक्शन की वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो डायरेक्टली कॉस्ट वो तो वेरिएबल होती है, वो वेरिएबल फिक्स की बता रहे हैं आप। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ओके, एक बात तय होगी कि जो मटेरियल और लेबर नहीं है वो ओवरहेड्स है। मिसाल के तौर पे मटेरियल और लेबर के अलावा मैकडोनल्ड्स में कौन कौन से अखराजात होंगे? रेंट हो सकता है, ऐसे ही है। यूटिलिटीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है इसके अलावा? इंश्योरेंस हो सकती है उस बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। टैक्सेस को अभी ज़रा साइड पे रखें। टैक्स आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ लिया हुआ है क्या? पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो 2 दिन हुए होंगे आपको पढ़ते हुए। तो टैक्सेस को ज़रा साइड पे रखें, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको अभी थोड़ा साइड पे करते हैं। इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, और क्लीनिंग भी चूंकि बंदे कर रहे होते हैं तो हम कह देते हैं कि वो इनडायरेक्ट लेबर में बात चली जाती है। ठीक है, हम उस तरफ ले जाते हैं इसको। तो बहरहाल मेरे ख्याल में इतनी एग्जांपल से भी आपको समझ आ जाएगी कि तमाम चीज़ें जो मटेरियल और लेबर नहीं है वो क्या है, वो ओवरहेड्स हैं। ये वहां तक बात क्लियर हो गई? कोई सवाल? ओके, अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर भी वही है जो वहां पर था। वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? जो चीज आप फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो डायरेक्ट है, और जो फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो इनडायरेक्ट है। यहां पर भी सेम सिनेरियो है। जो खर्चा मटेरियल और लेबर का नहीं है लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो डायरेक्ट है, और जो खर्चा मटेरियल और लेबर नहीं है और अपनी प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो इनडायरेक्ट है। मैं पहले आपको समझाऊंगा इनडायरेक्ट। लेट्स अज्यूम रेंट, 1 करोड़ रुपया रेंट है जी रेस्टोरेंट का। आप जो बर्गर खा रहे हैं वो है 600 का। सर रेंट 1 करोड़ का 600 के बर्गर से कैसे पूरा होगा? बात समझ आती है? या तो बर्गर आपका 1 करोड़ और 600 रुपए का हो तो बात समझ आती है कि चलो 600 रुपए बर्गर के हो गए, करोड़ रेंट का हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब बिल्डिंग का रेंट है 1 करोड़, बर्गर है 600 का। इट मींस के आप रेंट की कॉस्ट को अपनी फिनिश गुड की कॉस्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से बात आ गई यूटिलिटीज की, इसी तरीके से बात आ गई इंश्योरेंस की, इसी तरीके से बात आ गई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। बात समझ आती है? तो ये तमाम कॉस्ट ऐसी हैं जो कि आप अपनी फिनिश गुड की कॉस्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यहां तक बात समझ आती है? ओके, अब आते हैं डायरेक्ट के ऊपर। डायरेक्ट की एग्जांपल्स ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत थोड़ी हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ना होने के बराबर है। बहुत चंद एक मिसालें हैं जो कि हमें मिलती हैं।
लेकिन फिर भी एक दो मिसालें मैं आपके सामने लिख देता हूं। मिसाल के तौर पे जी, आपने एक प्रोडक्ट बनवानी थी, एक बर्गर बनवाना था मैकडॉनल्ड्स पे स्पेशल ऑर्डर पे, और आपने उनको कहा कि भाईजान मुझे बर्गर गोल नहीं चाहिए बल्कि ट्रायंगुलर फॉर्म में चाहिए। लेट्स अज्यूम आपने ऐसी फरमाइश कर दी। अब उन्होंने कहा कि सर ट्रायंगुलर फॉर्म में तो हम नहीं बना सकते, हमारे पास तो कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो बन को ट्रायंगुलर फॉर्म में कर दे। आपने कहा मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। उन्होंने कहा चलें ठीक है सर, हम कुछ करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बाहर से मार्केट से एक मशीन पकड़ी रेंट पे, आपके बर्गर को उन्होंने ट्रायंगुलर फॉर्म में काटा, उस मशीन को रेंट उन्होंने मिसाल के तौर पे 100 रुपया पे किया और मशीन वापस कर दी। अब आप उनसे पूछेंगे हाँ भाई अब कैसे बना लिया, पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनेगा, अब कैसे बना लिया? सर वो हमने ना एक मशीन किराए पे ली थी और उसका हमने किराया पे किया है। कितना किराया पे किया है? सर 100 रुपया किराया पे किया है। अब मुझे बताएं कि जो आपने प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनवाई है, क्या इसकी कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रही है उसके साथ? बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल पता लग रहा है कि इस बर्गर को बनाने में रेंट हमने 100 रुपया पे किया। कौन सा हमने सबको बनाने के लिए पे किया? अगर सबको बनाने के लिए पे करते फिर तो मसला हो जाता, फिर तो ये इनडायरेक्ट बन जाती। हम कहते जी महीने के लिए हमने ले लिया ये इक्विपमेंट, अब सारे बर्गर ट्रायंगुलर होंगे, अब हमें नहीं पता लग रहा है एक बर्गर में कितना है। लेकिन यहां पे जब स्पेशली हमने एक ही बर्गर के लिए ये लिया और उसका रेंट पे किया, तो अब तो ये फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई हो पा रही है, तो अब ये डायरेक्ट बन गई। क्या आपको ये बात समझ आ गई? सबको ये बात क्लियर है? ओके। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? बस ये एग्जांपल रखें, इतनी काफ़ी है, इतनी बात आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि ये पेपर में भी ना, हमारे कोर्स में भी ये नहीं पूछता, कभी कभार एक दफ़ा आ जाती है, लेकिन वो भी किस फॉर्म में आती है? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ओवरहेड ही उसने लिखे होते हैं बस, इसके अलावा वो डिटेल में नहीं जाता। इसमें तो वो आगे इस तरह की ऑप्शन दे देता है, इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं देता। तो मेरे ख्याल में बस आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास है, कॉन्सेप्ट अब आपको पता लग गया कि जो कॉस्ट हमें फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई हो रही है वो डायरेक्ट है। ठीक होगी बात? तो इसको क्या अंग्रेजी में लिख सकते हैं? कस्टम मेड ऑर्डर्स। कस्टम मेड है ना बर्गर आपने ट्रायंगुलर कराया, तो उसके लिए कस्टम मेड ऑर्डर, तो कस्टम मेड ऑर्डर आप इस पे लिख सकते हैं। या चलें एक और मिसाल आपको आपकी पसंदीदा मिसाल दे देता हूं। इंशाल्लाह जब आप लोग सीए कर जाएंगे, और बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से सीए में बैठे हुए हैं कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, है ना? ऐसे लोग लाजमी बैठे हुए, मतलब सारे ही ऐसे हैं, ऑलमोस्ट सारे। कोई ऐसा तो नहीं है जो पैसों ये इसलिए बैठा होगा, नहीं सर मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं होगा क्लास में लाजमी, सब पैसों के लिए बैठे हुए। ओके, तो जब आपको पैसे मिलेंगे तो फिर आपको ये गाड़ी भी खरीदेंगे, ये सारी बात है। वो तो पहली प्रायोरिटी है गाड़ी खरीदना। तो कौन सी गाड़ी आप लोगों ने सोची हुई है? और एक मशवरा है, शादी ना करी, शादी कर ली ना तो जो थी ना वो भी चली जाएगी। ये मेरा जाती तजर्बा है। ले जी ऑडी, भाई ने सोचा ऑडी लेंगे हम, ऑडी। ओ यार छोड़ दे यार, ना दुखती रख पे पैर रखा कर। नहीं, ऑडी मेरे पास कभी भी नहीं थी, बस वो समझ लो आते आते रह गई, बस इतना बता दूंगा। लेकिन बस यार छोड़ यार, ना याद करा। ओके ले जी, ओ यार सुन तो ले, एग्जांपल भूल जाएगी, बड़ी मुश्किल से मैं याद करके आया हूँ। ले जी मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि ऑडी लेते हैं, जर्मनी, आपने ईमेल शीमेल की, सर गाड़ी चाहिए मुझे ज़रा बड़ी फिट किस्म की। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारी एक पॉलिसी है कि एक तो हमारे पास बेस वेरिएंट होता है, ये मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, इन सबका जो है ना ये इनका नॉर्मल रूल है। एक इनके पास ना बेस वेरिएंट होता है गाड़ी का। वो कहते हैं कि सर ये बेस वेरिएंट आप सेलेक्ट करें और इसके ऊपर जो जो कुछ आपने करवाना है ना वो आप हमें खुद बताएंगे। इंटीरियर पूरा आप बताते हैं उनको, एलॉय रिम्स आप बताते हैं, हेडलाइट्स की डिज़ाइनिंग कुछ होती है वो आप बताते हैं, और जो इनका वो साउंड सिस्टम वगैरह वो सारा कुछ आप बताते हैं, मीटर का डिस्प्ले आप बताते हैं। ये कुछ इन्होंने चीज़ें रखी हैं जो कि आप खुद बताते हैं। अब क्या ये भी कस्टम मेड ऑर्डर में नहीं फॉल करता? ये भी तो इसी में फॉल करता है। तो ये जो सारी की सारी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेंगी ऊपर जाके, ये सारी भी ऑडी के लिए क्या होंगी? डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी। ठीक होगी बात समझ आती है? ओके, लिख लें यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। कौन सी मशीनरी? मशीनरी की डेप्रिसिएशन आती है मेरे भाई, क्योंकि मशीनरी जो खरीदते हैं ना वो तो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट तो कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो यहां पर आती है। अगर तो आपका मेथड स्ट्रेट लाइन है या आपका मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो यहां पर आएगी। लेकिन अगर आउटपुट मेथड है ना, पढ़ा है ना आउटपुट मेथड है तो फिर कहां पर आएगी?
फिर डायरेक्ट में हो जाएगी ना, क्योंकि आप बता सकते हैं एक यूनिट में कितनी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, सम ऑफ यूनिट्स भी इधर आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आएगी। देखो यार सिंपल सी बात है, बाकी कान बंद कर लें, जो कॉस्ट यूनिट बेसिस पे इनकर होगी ना वो नॉर्मली डायरेक्ट होगी, और जो लमसम इनकर हो रही होगी ना वो इनडायरेक्ट होगी। एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बता दी, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बेस पे तो नहीं होती, लमसम होती है। डेप्रिसिएशन लमसम होगी तो यहाँ पर आएगी, आउटपुट मेथड में यूनिट बेस पे होती है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सुना तो नहीं आप लोगों ने जी? करंट एसेट होगा तो इसका उसकी कॉस्ट होगी। करंट एसेट की कॉस्ट मतलब एक तरफ एसेट, एग्जांपल कोई भी करंट मतलब वो 1 साल के अंदर ही हो सकता है, खराब हो जाती है मशीन। मिसाल, अच्छा मशीनरी, हाँ कोई ऐसी मशीन है जो साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। हाँ तो फिर डायरेक्ट इधर डाल दें उसको, इनडायरेक्ट में डाल दें। हाँ इनडायरेक्ट में डाल दें, प्रोडक्शन में कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर वो फिक्स एसेट तो नहीं ना होगी वो। अगर 1 साल से ज़्यादा का फायदा नहीं दे रही है तो फिक्स एसेट तो नहीं है फिर वो, तो फिर वो यहीं पर आ जाएगी, डायरेक्ट उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। फिर तो उसके अंदर एक्सपेंस वाली क्वालिटीज़ हो गई ना, एसेट वाली तो क्वालिटीज़ है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर आप उसको यहाँ पे गिरा देंगे ला के। जी यहाँ तक नोट कर लें। नहीं करना नोट, हो गया नोट? ओके चले जी, यहाँ तक हमें पता लग गया कि जी हमारे पास कॉस्ट जो है वो 2 तरह की है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 चीज़ों में, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में, और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को फर्दर आगे डिवाइड किया जा सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यहाँ तक सब बातें क्लियर हैं? थोड़ी सी बात ना नॉन प्रोडक्शन की भी कर लेते हैं, और ये बात बस आज आखिरी दफ़ा होगी, इसके बाद नहीं होगी, लेकिन थ्योरी के लिए चूंकि अक्सर औकात वो चीज़ें पूछ लेता है तो इसलिए ये बताना भी ज़रूरी है। इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी नोट हो गया जी। 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होती है? एडमिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन कॉस्ट होती है इंतज़ामी मामलात जो होते हैं किसी भी कंपनी के, उस डिपार्टमेंट में या इंतज़ामी मामलात को संभालने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होती है वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। ओके, सवाल मेरा आपसे ये है, क्या फैक्ट्री में कोई इंतज़ामी मामलात नहीं होते? क्या फैक्ट्री में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती? होती है। तो फैक्ट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कॉस्ट किधर जाएगी? क्या वो प्रोडक्शन होगी या नॉन प्रोडक्शन होगी? जी बिल्कुल, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट ही रहेगी, लेकिन शायद उन लोगों की सैलरीज वगैरह
वो इनडायरेक्ट लेबर में चली जाएंगी, और जो उस डिपार्टमेंट का बिजली का बिल, रेंट होगा, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक होगी बात। हेड ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है वो कौन से लोग होते हैं? वो वही मार्केटिंग वगैरह के लोग होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं। सेल के नहीं होते वैसे, वो सेलिंग में जाएंगे। तो नॉर्मली हम इनको किधर लेके जाते हैं? एडमिन में। एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग और मार्केटिंग वाले लोग भी वहीं पे हम क्लासिफाई कर देते हैं। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? बेचने की कॉस्ट। आपने कोई भी चीज़ अगर सेल करनी है तो उसको सेल करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी सेलिंग कॉस्ट में जाएगी। मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब बर्गर मंगवाते हैं तो आप लोग कॉल करते हैं 111-532-532, ओके, और वो भाई साहब आते हैं और आपके घर आपको बर्गर डिलीवर कर जाते हैं। क्या उनकी कोई कॉस्ट नहीं लगती उस पर? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। तो वो जो कॉस्ट उनकी लगती है वो उनकी सेलिंग कॉस्ट है, बेचने की कॉस्ट है। और वो तो फिर मेरा में आपसे कोई 30-40 रुपए ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आपसे फ्री उनकी है, वो फ्री डिलीवर करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। तो उस केस में तो उनकी प्योर सेलिंग कॉस्ट है। तो वो जो भी बेचने की उनकी कॉस्ट है वो क्या है? वो सेलिंग कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये क्या होती है? नॉर्मली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही समझा जाता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए आपको मैं बता देता हूं कि आपको ये पता है कि जो नेस्ले वाले या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वाले हैं ये किस तरीके से दुकानों पे चीजें अपनी सेल करते हैं? क्या ये खुद आते हैं बेचने? जी, असल में मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि नेस्ले जो है वो अपनी सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर लेता है, दुकानों तक पहुंचाना उसका काम नहीं है। वो ये नहीं कहता कि भाई मैं इतना वेला, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करूं फिर पूरे पाकिस्तान के दुकानों तक भी मैं पहुंचाऊं। इन्होंने ना बीच में कुछ बंदे रखे होते हैं, हर इलाके का एक अलग-अलग इन्होंने बंदा रखा होता है। वो नॉर्मली हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफ़ा नेस्ले की फैक्ट्री जाते हैं, अपनी गाड़ियां लेके, ट्रक लेके, सारा सामान लोड करते हैं और अपने इलाके में वापस आके दुकानों पे जो है वो क्या करते हैं? वो सारी चीज़ें सेल कर देते हैं। नेस्ले को ये पैसे उसी वक्त दे आते हैं जब उनसे ये माल उठा के अपनी गाड़ी में रखते हैं, वापस आते हैं अपने शहर में, दुकानों को बेचते जाते हैं और पैसे वापस कलेक्ट करते जाते हैं। इन लोगों को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनका क्या काम है? मैन्युफैक्चरर से चीज़ें उठाना और दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इन लोगों की जो कॉस्ट इनकर होती है इस तमाम काम में, उसको बेसिकली हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये तो मैंने आपको टेक्निकल बात बता दी। नॉर्मली सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही कंसिडर होती है, आसानी के लिए एक ही कंसिडर होती है। किसी का कोई सवाल? फाइनेंस कॉस्ट ये क्या होती है? अच्छा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है कंपनीज के अंदर, आपको पता है इस बात का? अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक ही बात है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस के डिफरेंट बातें हैं, डिफरेंट बातें हैं जी। अकाउंट्स अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, जैसे कि CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसकी सैलरी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी। ओके, बात समझ आती है? वो हाँ ना तो करें। ओके, गलत कहते हैं आप। CFO की कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगी, वो एडमिन में जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, कोई कर्जा ले लिया, कर्जा लेने की कॉस्ट, या कर्जे के ऊपर आपने कोई सूद देना है या इंटरेस्ट पे करना है उसकी कॉस्ट। याद रखिएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं वो कभी भी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आती, वो एडमिन में ही जाती हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में फ़र्क ये होता है कि अकाउंट्स वाले भाई साहब वही होते हैं जिनका कल हम जिक्र कर रहे थे कि जब सब कुछ हो गया तो फिर आ गए मुंह उठा के कि जी सर तो आपकी इतनी सेल्स हैं, आपके इतने एक्सपेंसेस हैं, आपके इतने रिसीवेबल हैं, आपके इतने पेबल हैं। ये अकाउंट्स वाले लोग हैं। फाइनेंस वाले भाई साहब ने ना ज़रा कैश का हिसाब रखना होता है, वो कैश मैनेजमेंट कर रहा होता है कि इतने लोगों को पे करना है, इतने लोगों से रिसीव करना है, तो कब ख़रीदूँ, कब पे करूँ, इतने दिनों में इतने पैसे आ जाएंगे तो इतने दिनों का पेबल एग्री कर लेता हूँ। इस तरह की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना उसने करनी होती है। तो ये फाइनेंस वाले का काम होता है। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो असल में ये काम कर रहा होता है, वो पैसों के मामला देख रहा होता है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होती है डेबिट क्या हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है, ये फजूल काम होता है डेबिट क्रेडिट। तो बेसिकली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहा होता है। तो आप लोग भी जब इंशाल्लाह करियर अपना बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगी, अकाउंट्स में जाना चाह रहे हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, इंटरनल ऑडिट में जाना चाहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट में जाना चाहते हैं, और क्या जी, कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं, टैक्स में जाना चाहते हैं, ERP में जाना चाहते हैं। तो 7-8 आपकी भी फील्ड्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं आप चले जाएंगे और आप वहीं पे जाएंगे जहाँ पर नहीं, पहली नौकरी आपको जहाँ मिल जाएगी ना वहीं पे चले जाएंगे।
ठीक है, ये तो पहली नौकरी तो बंदा बस कहता है यार नौकरी बस मिल जाए, वो जिसमें भी मिल जाती है फिर वहीं पे आपका करियर जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाता है। पैसा, कितना पैसा चाहिए यार, कितना सारा, कितना, क्या डेफिनेशन है बहुत सारे की? अरबों खरबों, अरबों अलिफ वाले के एन वाले? अलिफ वाले अरबों, अरबों करबों चाहिए पैसे यार, क्या करोगे इतने पैसे का? अरबों खरबों वाले कितने कितने क्या करोगे इतने पैसों का? घर एक ले लोगे, कितने का आ जाएगा? 1 अरब का घर आ जाएगा बस, इससे तो क्या कराएगा? बाइक की टैंकी फुल कराएगा। वो तू मेरे से भी पैसे ले ले, घर जा मेरा भाई आराम से, है किधर ख्वार हो रहा है सीए में। कितनी सैलरी लगेगी आपकी पहली नौकरी पे? 3-4 लाख, लुट मची हुई है। बहुत आवाज़ार हुआ है, पाकिस्तान बचा दो। ठीक है चलें, सब क्लियर है यहाँ तक? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये क्या होती है, हमें क्या पता, हमने कभी कौन सी कभी होती देखी है जी। कोविड के अंदर आपने बखूबी देखा होगा कि बहुत से लोग इस दौड़ में थे कि किसी तरीके से हम वैक्सीन बना लें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में चल रही थी सवाए पाकिस्तान के। ओके, हम तो बस बंदे दे रहे थे, इन पे टेस्ट कर ले आप। हाँ ऐसे ही है ना, हमने तो बंदे ही चाइना को दिए थे, ये बंदे हैं, इनको आपने 18,000 रुपया देना है, और वो बंदे भी कहते हैं 18,000 रुपया लगाए सर, लगाए, देखी जाएगी। और 18,000 के चक्कर में जो है वो लोगों ने वो टेस्ट जो है वो करवा लिए। खैर एनीवेज, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पता है जी, जो भी आपने तहकीक करनी हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा हर कंपनी करती रहती है, इंटरनली करती रहती है। तो उस पर भी जितनी कॉस्ट है वो कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, बल्कि वो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा ही होती है। ठीक होगी बात? इन पांचों में किसी में कोई सवाल? इन पांचों की बात अब आज के बाद नहीं होगी, बस ये आखिरी दफ़ा बात हो रही है, इसलिए कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं? ओके। सर इंश्योरेंस वाले फाइनेंस कॉस्ट में क्यों नहीं आ सकते, या ये उधर क्यों नहीं जा सकते? इंश्योरेंस, जी इंश्योरेंस कॉस्ट को नॉर्मली हम देखें, इंश्योरेंस ना हम 2-3 तरह की पे कर रहे होते हैं। एक इंश्योरेंस वो होती है जब आपने स्टॉक खरीदा ना, तो स्टॉक खरीदने के लिए आपने रास्ते में ट्रेवल के लिए इंश्योरेंस करा लिया, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। दूसरी इंश्योरेंस क्या होती है? दूसरी इंश्योरेंस होती है जो कि आपने बिल्डिंग की करवाई हुई है। वो बिल्डिंग अगर फैक्ट्री की है तो वो चली जाएगी ओवरहेड्स इनडायरेक्ट के अंदर, और अगर वो इंश्योरेंस आपने हेड ऑफिस की करवाई हुई है तो वो डिपेंड करता है, अगर एडमिन ब्लॉक की बिल्डिंग है एडमिन में चली जाएगी, सेलिंग की बिल्डिंग है तो वहां पे चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की है वहां पे चली जाएगी, इन दोनों में नहीं आएगी। ठीक होगी बात? अगर आपने स्टॉक की करवाई हुई है इंश्योरेंस, स्टॉक है तो वो भी यहीं पे फॉल करेगी। स्टॉक भी होता है ना, आग लग जाए तो फिर ये, तो वो भी यहां पे फॉल करेगी। तो डिपेंड करता है आपने इंश्योरेंस किसकी करवाई हुई है। तो याद रखिएगा, कॉस्ट कभी भी खुद ये नहीं बताती कि मैं कहां पे फॉल करूंगी। इंश्योरेंस आप नहीं बता सकते कहां पे, आप कहेंगे आप बात यार इंश्योरेंस है किस जगह की, फिर बताऊंगा किधर फॉल करेगी। तो याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेंस बजाते खुद आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो यहां पर आएगा यहां पर आएगा। आपको थोड़ी सी जरा आगे पूछना पड़ेगा, भाई है किस चीज की, बिजली का बिल कहां का है भाई, अगर यहां का है तो बताओ इनमें से किसका है, यह आपको पूछना पड़ेगा। आप जैसे नहीं कह सकते कि बिजली तो हमेशा यहीं पे फॉल करेगी, ऐसा नहीं होता। बात समझ आ गई? ओके जी। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नॉर्मली हम इसको सेलिंग में या एडमिन में ले जाते हैं, इस पर इख्तलाफ रहता है, इस पर इख्तलाफ रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेचने की कॉस्ट है, ठीक है, और बेचने की कॉस्ट बेसिकली वहां पर होती है जब कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है। असल टेक्निकल बात यह है कि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ना, सेलिंग कॉस्ट वहां से शुरू होती है। तो आप टीवी पे ऐड चला रहे हैं, अभी आप सेल तो नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सेल हो जाए, वो तो जब ऑर्डर आएगा उसके बाद सेलिंग शुरू होगी। तो बहरहाल ये इतनी टेक्निकल बातों में घुसने की जरूरत बस, ठीक है, आप एडमिन में भी कर देंगे, सेलिंग में भी कर देंगे, बोथ आर इक्वली गुड। ओके, मैं क्या बताने लगा था आपको? ओके, ये जो हमने कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ना, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन। ठीक होगी बात? ये जो हमने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में दोनों कॉस्ट को डिवाइड कर दिया है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन। क्लियर होगी बात? और ये जो हमने यहां पर इन चीजों को डिवाइड किया है, एक तो ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, और ये 5, इनको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय
एलिमेंट्स। तो कॉस्ट को आज हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, बाय फंक्शन, और बाय फंक्शन में है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। और फर्दर अगर आप इनको एलिमेंट्स में करना चाहें तो प्रोडक्शन 3 हिस्सों में होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और नॉन प्रोडक्शन 5 हिस्सों में हो जाता है। जी जी समीर, इशू है जी? जी यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं यार, आपको सब समझ आ रहा है? जी बात है वैसे। चलें आगे। तीसरी क्लासिफिकेशन है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर। तीन तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। बाय फंक्शन, ये हमने देख लिया, बाय एलिमेंट्स, ये भी हमने देख लिया, और बाय बिहेवियर। बाय बिहेवियर हम कॉस्ट को 4 तरह से डिवाइड करते हैं। एक है जी वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और चौथा है स्टेप फिक्स कॉस्ट। क्लियर होगी बात? अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये चारों चीजें क्या हैं। ओके, सबसे पहले आप हेडिंग बना लें जी वेरिएबल कॉस्ट। लिखें जी इसकी डेफिनेशन। इट इज ए टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज ए टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज ए टाइप ऑफ कॉस्ट which remains constant, it is a type of cost which remains constant on per unit basis, which remains constant on per unit basis with the change in level of activity. It is a type of cost which remains constant on per unit basis with the change in level of activity. क्लियर होगी बात? ओ आर और करके दूसरी डेफिनेशन में लिखी है इसकी। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट which changes in total, which changes in total with the change in level of activity. It is a type of cost which changes in total with the change in level of activity.
नजर आ रहे हैं एंड वाले भाई? जी एग्जाम्पल देखिए, नोट बाद में कर लीजिएगा। हमारे पास 4 महीनों का डाटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेट्स अज्यूम जनवरी में हमने 10,000 यूनिट्स बनाए। एक यूनिट को बनाने में लेट्स अज्यूम 5 रुपए की लकड़ी लगती थी। चेयर एग्जाम्पल ले लें कि एक यूनिट में 5 रुपए की लकड़ी लगती है। अब मुझे बताइए कि जितने मर्जी यूनिट्स बना लूँ, एक यूनिट में तो 5 रुपए की लगेगी ना, पर यूनिट तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। ऐसे ही है, इसमें किसी को इख्तलाफ तो नहीं, पर यूनिट तो सेम ही रहेगी। लेकिन जब मैं टोटल की बात करूंगा तो जिस महीने में 10,000 बने उस महीने की कॉस्ट होगी 50,000। जिस महीने में हमारे 20,000 बने कॉस्ट बढ़ गई। जिस महीने में 5,000 हुए कॉस्ट 25 पे आ गई। और जिस महीने में कोई भी नहीं बना टोटल कॉस्ट 0 हो गई। तो क्या मैं अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ये कह सकता हूं इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट? क्या ये कांस्टेंट नहीं है ऑन पर यूनिट बेसिस? कैसा है? और विच चेंजेस इन टोटल, क्या ये टोटल में चेंज हो रही है? चेंजेस इन टोटल। और ये जो आपके सामने है इसको बोलते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा ही है? लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से आपकी टोटल देखें चेंज हो रही है। तो जो आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई गई, क्या उसमें ये लिखा हुआ है? पर यूनिट पे कांस्टेंट और टोटल में चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ऐसी कॉस्ट जो इस तरह का बिहेवियर शो करे, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक होगी बात? 2 मिनट के लिए रुक जाए प्लीज। पेपर में हमें क्या आएगा? पेपर में हमें जो 2 कॉलम्स गिवन होंगे ना, एक तो ये कॉलम गिवन होगा और एक ये कॉलम गिवन होगा, दैट्स इट। ये 2 कॉलम गिवन होंगे, ये आपको गिवन नहीं होगा। अब आपको उसने ये बता दिया कि भाई 10,000 पे 50,000 लग रही है, 20,000 पे 1 लाख लग रही है, 5,000 पे 25 लग रही है। अब आप इतनी बात करके वो खामोश हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की तरफ, और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए हमें तकरीबन कोई 30-35 लेक्चर लग जाएंगे। रास्ते में कुछ हमें वेरिएबल कॉस्ट मिलेंगी, कुछ हमें फिक्स मिलेंगी, कुछ सेमी वेरिएबल मिलेंगी, कुछ स्टेप फिक्स मिलेंगी। अब इन तमाम चीज़ों का प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे ऐड करना है, चारों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो इसीलिए यह आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉस्ट हमें दे दी गई है वो इन चारों में से कौन सी है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। गलत निकाल लेंगे, सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉस्ट आपको दे दी गई है वो इसमें से कौन सी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसने हर सवाल में यही 2 चीज़ें दी होती हैं। एक उसने टोटल कॉस्ट दी होती है, एक उसने प्रोडक्शन कॉस्ट दी होती है, और यहां पे वो खामोश हो जाता है। आपको ना कुछ करके देखना पड़ता है कि ये कौन सी कॉस्ट है। आपने सिंपल क्या करना है? आपने करना है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आपने कहा ये तो 5 रुपए पर यूनिट आ रहा है, 5 रुपए पर यूनिट आ रहा है। क्यों? आपने 2 खसूसियात चेक करनी है। सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। चेंजेस इन टोटल विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये खसूसियत तो भाई पूरी हो रही है। अब देख लेते हैं क्या पर यूनिट पे कांस्टेंट भी है, वो आपने इनको चेक कर लेना है। 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, क्या आंसर आएगा? 5 पर यूनिट। यहां पे चेक कर लें, 25,000 डिवाइड बाय 5,000, फिर 5 पर यूनिट। 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 पे ये टेस्ट नहीं लगता। तो आपने 3 जगह पे चेक कर लिया, आपको पता लग गया पर यूनिट पे कांस्टेंट भी है और टोटल में चेंज भी हो रही है। भाई ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। ये फैसला आपने दे दिया, क्योंकि अगर ये वेरिएबल ना होती ना, पर यूनिट कभी भी सेम ना आता। पर यूनिट सब जगह पे क्या होता? डिफरेंट होता। तो आप फैसला कर लेते भाई ये वेरिएबल तो नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और क्या है, फिर बाद में देखेंगे।
बात समझ आ गई? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करना कि जो सवाल में आपको कॉस्ट दी गई है वो वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है, और उसको निकालने का जो टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात? किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? अब आप नोट कर लें। माशाल्लाह क्लास में पहली क्लास देखी जिसमें सारी नोट करने वाले हैं, वरना तो सबका आईफोन 14 प्रो मैक्स बाहर आ जाते हैं, तस्वीरें उतार लेते हैं सब। नहीं, अच्छी बात है, नोट करना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप फ़ोन पे कर लें, रास्ते में कोई भाई साहब मांग लें, फिर आप क्या कहेंगे? बंदूक दिखा के आई में साथ सारी कॉस्ट भी चली जाएगी। इन्फ्लेशन चेंज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें तब तो रेट करेंगे बात, फिक्स सेमी वेरिएबल में करेंगे बात, और हो जाता है, नॉर्मली चेंज हो जाता है। चेंज होते तो वेरिएबल में नहीं, कहेंगे वेरिएबल ही, कहेंगे उसे वेरिएबल ही, लेकिन पहली बात ये कि आपके क्वेश्चंस में ऐसी कोई बात नहीं करेगा वो, किताब की हद तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली वो स्टिल वेरिएबल रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। आपको सब अभी हम जब आगे भी तो बिल्कुल बेसिक है ना, आगे सवालों में जब हम आएंगे ना तो उसने आपको फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिक्स करके दी होंगी, तो वो सारा काम अभी हमने करना है। जी ऑल डन, नोट हो गया? किसी का यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है जी, आज ख़त्म करते हैं, कल से इंशाल्लाह फिक्स कॉस्ट से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।